गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ कि जो आपके 10th क्लास की यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, तो आपकी 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर चलती हैं। और जो आपके यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, जो आपको यहाँ पर 10th क्लास की प्रिपरेशन कराई जा रही है वो आपको बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बस, और चैनल से जुड़ जाना है। तो यहाँ पर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। और आपकी क्लासेस का टाइम टेबल भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आपकी क्लासेस कौन सी क्लासेस किस दिन और किस टाइम पर चलती हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया है। अगर आपने अपनी क्लासेस का टाइम टेबल का वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया है कि आपकी कौन सी क्लास किस दिन चलती है और आपकी क्लासेस का टाइमिंग क्या है, सारा कुछ मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ आपका जो ये लेसन है द इंचेंटेड पूल, इसका हम यहाँ पर 7th पार्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इस लेसन के 6 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। तो आपने अगर उस वीडियो को ना देखा हो तो आप चैनल पर जाकर चैनल का जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो आपका इंग्लिश की जो आपका सब्जेक्ट है इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप वहाँ पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस लेसन के पार्ट 7 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको यहाँ पर आपके इस लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कराने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक आपकी क्लास से इंपॉर्टेंट अपडेट दे देना चाहती हूँ। तो जो आपके यहाँ पर आज जो आपका यहाँ पे टर्न था दोपहर 12 बजे, तो दोपहर 12 बजे जो है आपकी साइंस की क्लासेस होनी थी। तो जो आपकी जो साइंस की क्लासेस, इसमें मैं आपको बायो पढ़ा रही हूँ, बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो जो आपकी क्लास है आज दोपहर 12 बजे बायो की, तो आज जो आपकी वो क्लास है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि थोड़ा सा ज़रूरी काम आ गया है यहाँ पर। तो इस वजह से जो आपकी 12 बजे की जो क्लास है दोपहर वाली वो आज आपके यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। जो आपकी यहाँ पे क्लास है दोपहर 12 बजे जो आपकी होनी थी साइंस की, जो आपकी क्लास यहाँ पे होनी थी आज, तो आज जो है आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट वीक जब आपका टर्न आएगा साइंस का तो वहाँ पर हम उस पार्ट को आगे पढ़ाएंगे। तो जो आपकी यहाँ पर आज क्लास होनी थी दोपहर 12 बजे साइंस की, वो आज यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आप थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट वीक जब आएगा आपका साइंस का टर्न तो वहाँ पर हम आपकी क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे। तो यही आपको यहाँ पर आपकी क्लास से इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर देनी थी कि जो आपकी साइंस की जो क्लास है दोपहर 12 बजे वाली आज नहीं हो पाएगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ जो आपका लेसन है द इंचेंटेड पूल, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड देयर आंसर यहाँ पर आपको ये करने हैं। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा। तो यहाँ पर आपको युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना है और इस क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन भी कर लेना है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है और ये आपका इस लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर युधिष्ठिर के कैरेक्टर स्केच के बारे में आपको ये बताना है। और ये आपका जो क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2014 और 18 में पूछा जा चुका है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है ये भी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगी कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दें ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सकें। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा, तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले जो आपको यहाँ पे करेक्टर बताना है इससे पहले आपको इस लेसन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता देना है। जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द इंचेंटेड पूल इज़ एन एक्सट्रैक्ट द महाभारत, क्या लिखा हुआ है, द इंचेंटेड पूल इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। तो जो आपका ये लेसन है द इंचेंटेड पूल, ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका लिया गया है द महाभारत, यानी महाभारत से आपका ये लेसन लिया गया है। और ये लेसन आपका इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिफ्लेक्ट द करेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा द धर्मराज हिज पेशेंस काइंडनेस लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। तो जो आपका ये लेसन है महाभारत, जो आपका ये लेसन है द इंचेंटेड पूल, ये कहाँ से लिया गया, ये आपका लिया गया है महाभारत से। और ये लेसन जो है वो
युधिष्ठिर जो थे उनके कैरेक्टर पर प्रकाश डालता है और यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से धर्मराज थे, किस तरह से वो धर्म को मानने वाले थे और वो कितने दयालु थे और वो कितने ज़्यादा अपने भाइयों से प्यार करते थे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। अब चलिए हम इसके आंसर को देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे आपको जो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया आपसे युधिष्ठिर का कैरेक्टर इसके यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर इस तरीके से हेडिंग वाइज देना है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर हेडिंग वाइज देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग आपकी यहाँ पे क्या लिखी हुई है, फर्स्ट आपकी यहाँ पे लिखी हुई है अ वर्शिपर ऑफ ट्रुथ। क्या लिखी हुई है, तो जो युधिष्ठिर थे वो सत्य के पुजारी थे। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है अ वर्शिपर ऑफ ट्रुथ। तो जो युधिष्ठिर थे वो सच्चाई के पुजारी थे। ये आपके यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या बताया गया है, आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है द वर्शिपर ऑफ ट्रुथ, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि युधिष्ठिर इज द वर्शिपर एंड क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर इज द वर्शिपर एंड प्रोफेट ऑफ ट्रुथ। जो युधिष्ठिर थे वो सच्चाई के पुजारी थे। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफेट। तो प्रॉफेट का मतलब क्या होता है आपका, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी देवदूत। क्या हो जाएगी इसकी हिंदी मीनिंग, जो आपका प्रॉफेट लिखा हुआ है यहाँ पर प्रॉफेट, तो प्रॉफेट की हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी देवदूत। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा जो युधिष्ठिर थे वो धर्म के पुजारी थे। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ ही इज़ द फॉलोअर ऑफ ट्रुथ अकॉर्डिंग टू हिम ट्रुथ इज़ गॉड। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कि जो युधिष्ठिर थे वो धर्म के पुजारी थे। फिर इसके बाद आपकी दूसरी हेडिंग क्या दी हुई है, आपकी दूसरी हेडिंग आपको किस तरह से लिखना है, दूसरा आपको यहाँ पे लिखना हुआ है अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। क्या हो लिखा हुआ है आपका अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। क्या होता है वो, सिद्धांत। जो आपके युधिष्ठिर थे वो बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, यही आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही इज़ वेल नोन एज द मैन ऑफ प्रिंसिपल। ही हैज़ बीन राइटली कॉल्ड युधिष्ठिर द जस्ट। हिज सेंस ऑफ जस्टिस इज लाउडेबल इन द रेफरेंस ऑफ नकुला। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, ही इज़ वेल नोन एज द मैन ऑफ प्रिंसिपल। He has been rightly called Yudhishthira the Just. His sense of justice is laudable in the reference of नकुला। अब आपका यहाँ पे लिखा हुआ लाउडेबल। तो लाउडेबल का मतलब क्या होता है आपका, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी प्रशंसनीय। ये क्या हो जाएगी आपकी इसकी हिंदी मीनिंग, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी प्रशंसनीय, आपकी इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। तो आपको इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, हेडिंग वाइज लिखना है, इससे आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है हिज इम्पार्शियलिटी। तो जो युधिष्ठिर थे वो बहुत ही, आपका यहाँ पे लिखा हुआ इम्पार्शियलिटी। तो इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगी निष्पक्षता। तो जो युधिष्ठिर थे वो बहुत ही निष्पक्ष न्याय करते थे, वो धर्म के बहुत बड़े पुजारी थे, वो हमेशा सच बोलते थे और धर्म के बहुत बड़े पुजारी थे। तो वो बहुत ही निष्पक्ष न्याय करते थे, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है हिज इम्पार्शियलिटी। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर धर्मराज इज एन आइडियल एंड इम्पार्शियल जज। तो जो युधिष्ठिर थे वो धर्मराज उनको कहा जाता था, उनको क्या कहा जाता था, जो युधिष्ठिर थे युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता था। और एक युधिष्ठिर जो थे वो एक आदर्श और निष्पक्ष न्याय करने वाले व्यक्ति थे, जज थे। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर कि इज़ एन आइडियल एंड इम्पार्शियल जज। तो जो युधिष्ठिर थे वो धर्मराज थे और वो एक आदर्श और निष्पक्ष न्याय करने वाले व्यक्ति थे युधिष्ठिर, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि हिज दिस क्वालिटी कैन ईजली बीन सी इन प्रिफरिंग नकुला टू अदर ब्रदर्स टू मेक हिम अलाइव, थस ही इज़ नॉट सेल्फिश एंड नैरो माइंडेड। अब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नैरो माइंडेड। तो नैरो माइंडेड की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी मानसिक संकीर्णता, ये आपकी इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि युधिष्ठिर जो थे वो धर्म के पुजारी थे और उनको धर्मराज कहा जाता था और ये एक आदर्श और निष्पक्ष न्याय करने वाली व्यक्ति थे। तो जब आपको मैंने लेसन बताया था इसका, जब आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन कराया था, तो वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से डिटेल में युधिष्ठिर के बारे में आपको बताया था कि किस तरह से युधिष्ठिर ने जो है वो अपने जो उनके भाई थे नकुल, उनको
जीवित करने के लिए कहा था। क्यों कहा था? ताकि निष्पक्ष न्याय हो सके। इसलिए जो युधिष्ठिर थे उन्होंने जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि आप अपने इन सभी भाइयों में से किसको जीवित करना चाहते हैं, तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब दिया था कि मैं अपने भाई नकुल को जीवित कराना चाहता हूँ। ये उन्होंने आंसर यहाँ पे दिया था। तो काफ़ी वो जो युधिष्ठिर थे वो बहुत ही निष्पक्ष न्याय करते थे, इसलिए यहाँ पर आपको ये बताया गया है। तो ये भी उनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है कि जो युधिष्ठिर थे वो बहुत ही निष्पक्ष न्याय करते थे। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है। अब इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है अ सेल्फलेस मैन। तो आपकी फोर्थ हेडिंग क्या हो जाएगी? फोर्थ हेडिंग आपकी यहाँ पे हो जाएगी सेल्फलेस मैन। तो जो युधिष्ठिर थे वो बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं थे, वो बहुत ही मतलब एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उनको इसीलिए धर्मराज कहा जाता था। वो एकदम निष्पक्ष न्याय करते थे और वो हमेशा सच बोलते थे। तो वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं थे, जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फलेस। तो वो बिल्कुल भी स्वार्थी व्यक्ति नहीं थे। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है कि रियली स्पीकिंग युधिष्ठिर इज नॉट सेल्फिश। तो आपको यहाँ पे बताया कि जो युधिष्ठिर थे वास्तव में स्वार्थी नहीं थे। द महाभारत टेल अस हाउ ही रिनाउंस्ड हिज हाफ ऑफ द किंगडम फॉर द कौरव। थस ही इज नॉट द लवर ऑफ वर्ल्डली वेल्थ। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो युधिष्ठिर थे वो बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं थे। जैसा कि आपने महाभारत में आपको बताया गया कि किस तरह से युधिष्ठिर ने जो है वो अपने किंगडम, जो उनका साम्राज्य था, उसको त्याग दिया था कौरवों के लिए। और वो बिल्कुल भी जो है वो धन के बिल्कुल भी उनको धन का मोह बिल्कुल भी नहीं था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो जब भी आपने महाभारत देखी होगी तो आपको यहाँ पर बताया गया होगा कि युधिष्ठिर जो है वो किस तरह के व्यक्ति थे। वो बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं थे और उन्हें धन वगैरह का बिल्कुल भी लालच नहीं था। और उन्होंने किस तरह से जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब क्या होता है? इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? इसकी हिंदी मीनिंग होती है आपकी त्याग। तो यहाँ पर बताया गया है कि महाभारत में कैसे आपको बताया गया है कि जो युधिष्ठिर थे उन्होंने किस तरह से कौरवों के लिए जो है अपना जो उनका साम्राज्य था उसको त्याग दिया था। और वो धन के बिल्कुल भी उनको धन का बिल्कुल भी मोह नहीं था। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो ये भी इनका एक कैरेक्टर हो जाता है, इनका एक चरित्र हो जाता है युधिष्ठिर का। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है अ डिफेंडर ऑफ धर्मा। क्या लिखा हुआ है? अ डिफेंडर ऑफ धर्मा, यानी धर्म के रक्षक थे। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि युधिष्ठिर को क्या कहा जाता है? धर्मराज कहा जाता है। इसलिए धर्मराज क्योंकि ये धर्म के बहुत बड़े रक्षक थे, ये बिल्कुल भी झूठ वगैरह नहीं बोलते थे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि द टाइटल ऑफ युधिष्ठिर इज धर्मराज। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो धर्मराज है उनको, जो युधिष्ठिर है उनको धर्मराज कहा जाता है। तो यहीं पर आपका लिखा हुआ है कि द टाइटल ऑफ युधिष्ठिर इज धर्मराज। फिर आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू हिम धर्मा इज द सुप्रीम शील्ड फॉर मैन। तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग, जो युधिष्ठिर थे उनके अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो आपका धर्म है, जो आपका धर्म है वो धर्म जो है वो सबसे बड़ा हमारा रक्षक होता है। ये कौन कह रहा है? ये युधिष्ठिर यहाँ पर बता रहे हैं। तो युधिष्ठिर के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि जो धर्म है वो सबसे बड़ा हमारा रक्षक होता है। ये आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ अ मैन फॉलोज द पाथ ऑफ धर्मा हिज लाइफ इज़ हैप्पी एंड सक्सेसफुल। तो क्या करें युधिष्ठिर कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति जो है वो धर्म को फॉलो करे, यानी जो धर्म है उसके रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चले, तो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहेगा और सफलता पाएगा। ये आप युधिष्ठिर जो हैं वो बता रहे हैं। तो युधिष्ठिर के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बताई गई, जैसा कि युधिष्ठिर जो है वो धर्म के रक्षक थे। तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति जो है वो धर्म के रास्ते पर चले तो हमेशा खुश रहेगा और अपनी लाइफ में सफलता पाएगा। ये ऐसा युधिष्ठिर का मानना था। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी आपका ये युधिष्ठिर का आपका ये करेक्टर हो जाता है कि जो युधिष्ठिर थे वो धर्म के रक्षक थे। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ वेल नोन धर्मपुत्रा टू। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको युधिष्ठिर के जितने भी करेक्टर थे वहाँ पर इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, किस तरह से वो उनका क्या, वो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। वो हमेशा जो थे वो सत्य के पुजारी थे और ये बिल्कुल भी सेल्फिश व्यक्ति नहीं थे और ये जो है निष्पक्ष न्याय करते थे और धर्म के सबसे बड़े ये रक्षक माने जाते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपका लिखा हुआ है कि आ डिफेंडर ऑफ धर्मा, तो ये धर्म के रक्षक भी थे। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आपके यहाँ पर जो है कैरेक्टर जो है आपका यहाँ पे हो गया युधिष्ठिर का। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से देना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो हेडिंग वाइज अगर आप आंसर देंगे तो आपको अच्छे नंबर यहाँ पर मिलेंगे। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट क्वेश्चन डिड यक्षा आस्क टू युधिष्ठिर। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यक्ष थे उन्होंने युधिष्ठिर से कौन कौन से प्रश्न पूछे थे, ये आपको यहाँ पे बताना है।
और आपका जो ये क्वेश्चन है आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, आपका क्या हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि यक्षा आस्क मैनी क्वेश्चन टू युधिष्ठिर दे फॉलोस। तो जो यक्ष थे उन्होंने युधिष्ठिर से कई सारे क्वेश्चन पूछे थे। तो क्या क्वेश्चन पूछे थे तो यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो यक्ष थे उन्होंने युधिष्ठिर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, जो यक्ष थे युधिष्ठिर से पहला क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने पूछा था कि व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। क्या पूछा था उन्होंने पूछा था कि व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, यानी संकट में कौन हमें बचाता है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। तो क्या पूछा था उन्होंने पूछा था कि ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसको पढ़ने से व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान बनता है। ये उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद क्या पूछा था, इसके बाद उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड। क्या पूछा था उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, यानी हवा से तेज चलने वाला क्या है। ये क्वेश्चन पूछा था। फिर इसके बाद क्या पूछा था, इसके बाद उन्होंने पूछा था कि व्हाट बी फ्रेंड आर ट्रेवलर। तो क्या पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से क्वेश्चन, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि व्हाट बी फ्रेंड आर ट्रेवलर, यानी यात्री का मित्र कौन है। क्या पूछा था उन्होंने, यात्री का जो मित्र कौन है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज हैप्पीनेस, यानी प्रसन्नता क्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, इसके बाद उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच। तो उन्होंने क्या पूछा था, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि किसके परित्याग, किसके त्याग से मनुष्य जो है वो धनवान बनता है। ये क्वेश्चन पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि व्हाट मेक वन अ रियल ब्राह्मणा। तो क्या है आपका कि क्या जो है वो रियल ब्राह्मण जो है वो कैसे बनते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट मेक वन अ रियल ब्राह्मणा। ये आपका क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था आपका ये क्वेश्चन पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से कि असली ब्राह्मण कौन है। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। क्या पूछा था उन्होंने कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। ये आपका क्वेश्चन पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से। फिर इसके बाद क्या पूछा था इसके बाद उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। तो जो व्यक्ति घर पे रहता है उसका मित्र कौन है, ये क्वेश्चन पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से। फिर लास्ट में उन्होंने क्या पूछा था, लास्ट में उन्होंने पूछा था कि विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है वेसल, तो वेसल का मतलब होता है आपका पात्र। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है वो यक्ष ने युधिष्ठिर से किए थे। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यक्ष ने युधिष्ठिर से कौन कौन से प्रश्न पूछे थे। तो यहाँ पर कुल मिला के उन्होंने इस तरह के यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे थे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी तरह से देना है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि व्हाट मेक वन अ रियल ब्राह्मणा, बर्थ, लर्निंग और गुड कंडक्ट। और ये आपका क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2013, 16 और 17 में पूछा गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है, जन्म से, ज्ञान से या अच्छे आचरण से। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका ये क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। किस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट मेक वन अ रियल ब्राह्मणा, किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन इसका आंसर आपका एक ही होगा। तो चलिए फिर हम इसके आंसर को देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मणा, यानी जन्म या ज्ञान से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ कि गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छा आचरण ही उसे ऐसा बनाता है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है गुड कंडक्ट अलोन डज, यानी अच्छा आचरण ही उसे ऐसा बनाता है। फिर इसके बाद आपका लिखा है कि हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मणा विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति चाहे जितना विद्वान हो, बुरी आदतों का परित्याग किए बिना वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। यानी अगर जो भी कोई व्यक्ति है वो जन्म से या ज्ञान से ब्राह्मण नहीं बनता। अच्छा, अगर उसके अंदर उसका अच्छा आचरण है, अच्छी उसके अंदर क्वालिटी है, उससे ही अच्छा आचरण ही उस व्यक्ति को अच्छा ब्राह्मण बनाता है। और फिर कोई व्यक्ति चाहे जितना विद्वान क्यों ना, अगर उसके अंदर बुरी आदत है तो वो असली ब्राह्मण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो है अगर अपनी बुरी आदतों को त्याग देता है, उसके अंदर अगर कोई बुरी आदत नहीं होती, तब भी वो रियल ब्राह्मण बनता है, यानी वास्तविक ब्राह्मण बनता है।
ये चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हैं कि कोई व्यक्ति चाहे जितना विद्वान हो, बुरी आदतों का परित्याग किए बिना वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता हो, बुरे आचरण वाला व्यक्ति नीचे श्रेणी में ही आता है। जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवन दो ही मे बी लर्न इन द फोर वेदास अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू द लोअर क्लास। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन है जो वो दो तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना, क्योंकि आपका इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका एक ही होगा। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 कि क्या लिखा हुआ है कि नरेट ब्रीफली द क्वालिटीज़ ऑफ युधिष्ठिर अकॉर्डिंग टू द लेसन। तो पाठ के आधार पर आपको युधिष्ठिर की क्वालिटी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो जो आपका लेसन है द इंचेंटेड फूल, इसके बेस पर आपको युधिष्ठिर की क्वालिटी के बारे में संक्षेप में आपको यहाँ पे बताना है। तो आपका ये क्वेश्चन भी आपका दो तरीके से पूछा जा सकता है। जैसा कि आपका लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पे फर्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हो कि नरेट ब्रीफली द क्वेश्चन ऑफ युधिष्ठिर अकॉर्डिंग टू द लेसन। फिर आपका ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से किस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्षा मोस्ट। तो इस तरह से भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2013, 17, 19 में पूछा गया है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है। अब चलिए हम देख लेते हैं आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द लेसन रिफ्लेक्ट द स्ट्रॉन्ग करेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। तो जो आपका ये लेसन है, ये आपका जो लेसन है ये युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है। जो आपका ये लेसन है द इंचेंटेड पूल। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि ही हैड अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ पेशेंस एंड काइंडनेस। तो इनके यहाँ पर जो युधिष्ठिर हैं, ये बहुत ही दयालु व्यक्ति थे और धर्म के बहुत बड़े पुजारी थे। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही वॉज अ इंटेलिजेंट पर्सन। ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। ही रिप्लाइड ऑल द क्वेश्चन पुट बाय द यक्षा। तो इन्होंने यक्ष के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन का जो है आंसर बहुत अच्छे से दिया था। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि ही वॉज सो प्लीज्ड विद द इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिर। तो जो यक्ष थे वो युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे और उन यक्ष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और उनके भाइयों को जीवित कर दिया। तो जो उनके भाई यहाँ पे मर गए थे, तो यक्ष जो थे युधिष्ठिर के सभी प्रश्न, जो उन्होंने सभी उत्तर दिए थे उनके प्रश्नों के, तो सभी प्रश्नों के उत्तर जो है युधिष्ठिर ने बहुत ही अच्छे से दिए थे। इससे जो है यक्ष बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे और उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और उनके भाइयों को जीवित कर दिया। अब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रांटेड। तो ग्रांटेड का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे स्वीकृति देना, यानी किसी को आज्ञा देना या स्वीकृति देना, ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है। जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका ये लेसन है, आपका ये पाठ जो युधिष्ठिर का प्रभावशाली आचरण यहाँ पे झलकता है इस लेसन में, और उनमें दया और धर्म का महान गुण विद्वान था। किसके अंदर? युधिष्ठिर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई। तो आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का इसी तरह से आंसर देना है। और आपका जो ये क्वेश्चन है दो तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों तरीका जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इसको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है, क्योंकि आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ कुड युधिष्ठिर प्लीज यक्षा अलॉट एंड टू व्हाट रिजल्ट। क्या पूछा गया आपसे कि युधिष्ठिर यक्ष को किस प्रकार अत्यधिक प्रसन्न कर लिए और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आपका ये क्वेश्चन भी दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। किस तरह से पूछा जा सकता है कि हाउ डिड द यक्षा रिवॉर्ड युधिष्ठिर, गिव रीजन फॉर रिवॉर्डिंग हिम। तो ये क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि यक्ष ने युधिष्ठिर को किस प्रकार का पुरस्कार दिया, उन्हें पुरस्कार देने का कारण लिखिए। तो आपका ये क्वेश्चन भी दो तरीके से पूछा जा सकता है। और आपका ये क्वेश्चन जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2012, 13, 15, 16, 17 इनमें पूछा गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करा रही हूँ, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये सारे आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपसे इससे बाहर आपके इस लेसन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है और अच्छे से इसको रिवाइज भी करते रहना है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका इसका आंसर हो जाएगा कि यक्षा आस्क सेवरल क्वेश्चन टू टेस्ट युधिष्ठिर एंड हिज नॉलेज। तो यक्ष जो थे उन्होंने कई सारे क्वेश्चन पूछे थे युधिष्ठिर से। और क्यों पूछे थे? युधिष्ठिर से कई सारे क्वेश्चन पूछे थे ताकि वो युधिष्ठिर के ज्ञान को चेक कर सके, उनके ज्ञान को यहाँ पे चेक कर सके यक्ष। तो युधिष्ठिर और उनके
ज्ञान को जानने के लिए यक्ष ने जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ ही रिप्लाइड ऑल हिज क्वेश्चन विथ सेटिस्फैक्शन। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ एट लास्ट यक्षा वॉज प्लीज्ड विथ द इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिरा बीइंग फुली सेटिस्फाई ही ब्लेस हिम एंड ग्रांटेड हिज ब्रदर्स टू कम बैक टू लाइफ। क्या लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर और उनके ज्ञान को जानने के लिए यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। युधिष्ठिर जो थे उन्होंने सभी प्रश्नों के आंसर जो है बहुत ही अच्छे से दिए थे, काफ़ी संतोषजनक उत्तर उन्होंने दिए थे। तो जो अंततः जो यक्ष थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे और उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और उनके भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको आपका जो ये लेसन था द इंचेंटेड पूल, इसके लॉन्ग क्वेश्चन करा दिए हैं और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना और इसका रिविजन करते रहना है। अब चलिए हम देख लेते हैं आपका जो इस लेसन में पूछा जाता है मैच द वर्ड। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिए रहेंगे, आपको उसको मैच करना होगा। तो आपको यहाँ पे लिस्ट ए दी हुई है, लिस्ट बी दी हुई है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देना, जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड। तो प्रोसीड का मतलब क्या होता है आपका आगे बढ़ना। तो आपको इसी मीनिंग का एक दूसरा वर्ड ढूंढना है जिसकी मीनिंग हो आगे बढ़ना। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से नहीं करना है कि आपको इस तरह से ऐसे इस तरह से मिला दे लाइन टू लाइन। इस तरह से अगर आप करेंगे अपने एग्जाम में तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको इसका आंसर इस तरह से करना है कि जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो इसी वर्ड की इसी मीनिंग का वर्ड आपको दूसरा ढूंढना है। जैसे आपका यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा हुआ कि प्रोसीड, तो प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो इसका दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा टू गो फॉरवर्ड। तो आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है टू गो फॉरवर्ड, तो इसका मतलब भी होता है आपका आगे बढ़ना। तो आपको इसी तरह से आंसर करना है। जो वर्ड आपसे पूछा गया, जिसकी मीनिंग आपसे पूछी गई है, उसकी मीनिंग आपको उसी के सामने लिखनी है, ना कि इस तरह से आपको लाइन टू लाइन मिलाना है। ये आप मत करिएगा अपने एग्जाम में, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्रेड। तो सेक्रेड का मतलब आप क्या होता है, तो सेक्रेड का मतलब आपका यहाँ पे हो जाता है पवित्र। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मौन। तो मौन का मतलब क्या होता है आपका विलाप करना। फिर यहाँ पे नहीं, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्क्यू। तो रेस्क्यू का मतलब क्या होता है आपका बचाना या सेव करना। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मौन। तो मौन का मतलब होता है आपका विलाप करना। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है शील्ड। तो शील्ड का मतलब होता है आपका रक्षक। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रूइन। तो रूइन का मतलब होता है आपका बर्बाद करना। तो इन्हीं वर्ड से आपको मिलते जुलते दूसरे वर्ड आपको यहाँ पे बताने हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड। तो इसका आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, इसका आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा टू गो फॉरवर्ड। तो टू गो फॉरवर्ड का मतलब भी आपका होता है आगे बढ़ना। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्रेड। तो सेक्रेड का मतलब क्या होता है आपका पवित्र। तो होली का मतलब भी आपका होता है पवित्र। तो आपको जो भी आपके यहाँ पे वर्ड पूछे गए हैं उसकी मीनिंग आपको उसी के सामने यहाँ पर उसी वर्ड से मिलती जुलती मीनिंग जो है आपको वही वर्ड आपको यहाँ पे लिखना हुआ है। तो होली का मतलब भी आपका होता है पवित्र। तो यही आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर आपका यहाँ पे है रेस्क्यू। तो रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। तो सेव का मतलब भी तो आपका होता है बचाना। तो यही आपको इसको इसके सामने ही सामने लिखना है, इस तरह से लाइन टू लाइन नहीं मिलानी है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मौन। तो मौन का मतलब होता है आपका विलाप करना। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इससे मिलता जुलता वर्ड आपका क्या हो जाएगा एक्सप्रेस सॉरो। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है शील्ड। तो शील्ड का मतलब होता है रक्षक और प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन का मतलब भी तो आपका होता है रक्षक। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रूइन। तो रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना। और फिर आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय का मतलब भी आपका होता है बर्बाद करना। तो आपको इसी तरह से आपका जो मैचिंग द वर्ड होता है इसी तरह से आपको इसका आंसर करना है। तो आंसर करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपका यहाँ पे क्या है, अगला आपका कौन सा मैच द वर्ड है, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एंजाइटी। तो एंजाइटी का मतलब आपका क्या होता है, एंजाइटी का मतलब आपका होता है चिंता करना, चिंता। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ रिजेंबल। तो रिजेंबल का आपका मतलब होता है दूसरे व्यक्ति या दूसरी वस्तु जैसा कोई हो, ये आपका इसका मतलब होता है। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्रीमेटेड। तो क्रीमेटेड का मतलब क्या होता है आपका दाह संस्कार। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है स्कल्पचर। तो आपका स्कल्पचर का मतलब क्या होता है आपका जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है स्कल्पचर। तो स्कल्पचर का आपका मतलब होता है मूर्ति कला। तो आपको इसी वर्ड से मिलते जुलते हुए दूसरे वर्ड आपको यहाँ पे बताने हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, जैसे आपका यहाँ पे एंजाइटी। तो एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अनसर्टेनली एंड फेयर अबाउट। तो इसका मतलब भी आपका हो जाएगा चिंता। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रिजेंबल। तो रिजेंबल का मतलब क्या होता है आपका, रिजेंबल का मतलब होता है दूसरे व्यक्ति या उसी वस्तु जैसा दूसरा कोई होना। तो जैसे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है टू लुक लाइक, यानी उसी व्यक्ति के जैसा होना।
फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्रीमेटेड, तो क्रीमेटेड का मतलब क्या होता है, दाह संस्कार। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है बर्न इनटू फायर, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आपका स्कल्पचर, तो स्कल्पचर का आपका क्या हो जाएगा, आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग। जैसे कि आपका यहाँ पे मूर्ति कला होता है, तो मूर्ति पर आपका स्टोन पर जैसे कोई ड्राइंग बनाना, ये आपका इसका मतलब हो जाएगा। तो इसी से आपका मिलता जुलता हुआ है ना, जैसे कि आपका स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति कला, तो यहाँ पर आपको वही लिखा हुआ है कि आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग, तो ये आपका इसका हो जाएगा। और आपका जो ये मैच द वर्ड है आपका एग्जाम में पूछा गया है, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2015 में, तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे दिया है दूसरा, तो इसको भी आपको इसी तरह से मिलाना है। तो जैसे यहाँ पे आपके क्या लिखा हुआ है मिस्ट्री, तो मिस्ट्री का आपका मतलब क्या होता है, मिस्ट्री का यहाँ पे मतलब होता है रहस्य। तो रहस्य से आपका इसी का दूसरी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी, सीक्रेट। तो सीक्रेट का भी मतलब तो आपका रहस्य ही होता है ना, तो आपको यहाँ पर यही मैच द वर्ड इसी तरह से करने हैं कि जो आपसे पूछा गया उसी से मिलता जुलता वर्ड आपको यहाँ पे ढूंढ कर लिखना रहता है। तो मिस्ट्री का मतलब आपका होता है रहस्य, तो सीक्रेट का मतलब भी तो आपका यहाँ पे रहस्य ही होता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एज, तो एज का मतलब क्या होता है आपका धार या अंत। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एज का, तो इसका मतलब क्या हो जाता है आपका धार, कोई चीज़ जो धार जैसे होती है वो आपका यहाँ पे मतलब, तो इसका कई सेंस में आपका मतलब निकलता है। इसका मतलब एक और भी हो जाता है जैसे कि अंत, अंतिम, ये भी आपका इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना इंड, इंड का मतलब क्या होता है यानी अंत यानी आखिरी। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फेमिलियर, तो फेमिलियर का मतलब क्या होता है आपका, फेमिलियर का मतलब आपका होता है परिचित। तो आपका इसका इससे मिलता जुलता वर्ड आपका कौन सा हो जाएगा, नोन। तो नोन का मतलब भी तो आपका होता है परिचित ना, जैसे मतलब किसी को जानना, तो इसका ही आपको इसी से मिलते जुलते वर्ड आपको यहाँ पे लिखने हुए हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का मतलब क्या होता है आपका, ग्रेविटी का मतलब आपका होता है गंभीर। तो आपका इससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा हो जाएगा आपका, सीरियसनेस। तो सीरियसनेस का मतलब भी तो आपका हो जाएगा गंभीर। तो इसलिए आपको इसी तरह से इसके आंसर करने होते हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लास्ट में, तो आपका ये लास्ट का मैचिंग वर्ड है और आपका ये भी 2017 में पूछा गया है। तो आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक। तो यूनिक का मतलब क्या होता है आपका, यूनिक का मतलब आपका होता है अनोखा यानी एकदम अलग। तो आपसे इससे मिलता जुलता वर्ड आपका कौन सा हो जाएगा आपका, आपसे जो है इससे मिलता जुलता आपका वर्ड हो जाएगा आपका बीइंग द ओनली वन इट्स काइंड, ये आपका इसका हो जाएगा। तो आपको इस वर्ड को इससे मिलाना है। तो आप भी जब भी आप अपने पेपर में इसका आंसर करेंगे तो आपको इस तरह से मिलाएंगे नहीं, आपको उसी वर्ड के सामने उससे मिलते जुलते वर्ड को लिख देना है, आपको इस तरह से लाइन से मिलाना नहीं है। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बार बार बता रही हूँ। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रूली, तो ट्रूली का मतलब क्या होता है आपका, ट्रूली का मतलब होता है आपका सच यानी सच में। तो इसका इससे मिलता जुलता वर्ड आपका क्या हो जाएगा आपका, इससे मिलता जुलता वर्ड आपका हो जाएगा रियली। ये रियली का मतलब भी तो आपका होता है सच में, ठीक। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर क्या इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ रिलक्टेंट, तो रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे रिलक्टेंट का मतलब हो जाता है अनिच्छुक या असंतुष्ट। क्या हो जाएगा आपका इसका मतलब, आपका इसका हो जाएगा हिंदी मीनिंग जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ रिलक्टेंट, तो रिलक्टेंट की हिंदी मीनिंग हो जाएगी अनिच्छुक या असंतुष्ट। तो इससे मिलता जुलता वर्ड आपका कौन सा हो जाएगा, आपका इससे मिलता जुलता वर्ड आपका हो जाएगा नॉट विलिंग। ये आपको इसको इस तरह से आपको इससे मिलता जुलता वर्ड आपका कौन सा हो जाएगा, नॉट विलिंग। फिर इसके बाद आपका लास्ट में क्या लिखा हुआ, लास्ट में आपका लिखा हुआ है पॉज। तो पॉज का मतलब क्या होता है आपका ठहराव यानी कोई चीज़ को थोड़ी देर के लिए रोक देना। जैसे आप कभी देखते होंगे वीडियो वगैरह तो आप उसको पॉज कर देते हैं, मतलब आपने उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया है, तो आपका इसका मतलब हो जाएगा। तो आपसे इससे मिलता जुलता वर्ड आपका कौन सा हो जाएगा आपका, तो पॉज से आपका मिलता जुलता वर्ड आपका हो जाएगा ये वाला स्टॉप फॉर द शॉर्ट टाइम यानी कुछ समय के लिए रोक देना। जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्टॉप फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो यानी कुछ थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ को रोक देना, तो आपका इससे मिलता जुलता वर्ड आपका ये हो जाएगा। तो आपको इसका आंसर जो है इसी तरह से करना है आपको कि जो भी आपसे वर्ड पूछा जाए उससे मिलता जुलता वर्ड आपको उसी के सामने लिखना है, ना कि इस तरह से आपको मिलाना है। मिलाना बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप अपने एग्जाम में इस तरह से मिलाएंगे तो आपको वहाँ पर अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस सेशन से आपके जो भी लॉन्ग क्वेश्चन थे वो भी करा दिए, जो भी मैच द वर्ड आपके एग्जाम में पूछे गए वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। तो जो आपका यहाँ पे जो ये लेसन है द इंचेंटेड पुल, आपका ये लेसन जो है कम्प्लीटली यहाँ पे फिनिश हो चुका है। इसके जितने भी आपके जो भी पार्ट मैंने आपको पढ़ाए उसमें सारे इसके
कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन पहले आपको बताया, फिर इससे इंपॉर्टेंट जो भी पैसेज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको कराए, फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कराया। अब यहाँ आज की इस वीडियो में मैंने आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन और मैच द वर्ड सारे आपको यहाँ पे करा दिए। तो आपका जो ये लेसन है द इंचेंटेड पोर्ट यहाँ पे कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।